अब तक आपने देखा कि दूसरी दुनिया में अबोनिता एक हवन कुंड प्रकट करके अनिरुद्ध के साथ मिलकर एक काला साया प्रकट करती है, तो दूसरी तरफ काली रात के समय घर के बाहर एक घबराए लड़के को अपनी आंखों के सामने हवा में गायब होता देखकर हैरान हो जाती है। अगले दिन गांव के खेत में उसी लड़के की लाश मिलती है, तो गांव की पुलिस छानबीन में जुट जाती है। दूसरी ओर काली भूतकाल में जाती है, जहां उसकी दादी उसे एक पवित्र जल की शीशी देती है, जिससे काली गौरी को जिंदा करने का सोचती है। उधर गांव में काला साया आतंक मचाने लगता है, जिसमें क्रिश मारा जाता है। अब आगे काला साया अबोनिता के पास आएगी और अबोनिता से कहेगी, जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसे ही मैंने इस गांव में आपका खौफ फैला दिया है। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। जो मैं चाहती थी आखिरकार तुमने वो कर ही दिया। क्रिश को इस तरह से जमीन पर पड़ा देखकर अबोनिता जोर जोर से हंसते हुए बोलती है, आखिर मुझे वो दुख इन गांव वालों की आंखों में दिख ही गया, जो मैंने हमेशा से देखना चाहा था। जो दुख मैंने सहे हैं, अब वैसा ही दुख का एहसास ये भी करेंगे। इनकी तकलीफ देखकर मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। देखो जरा ये लोग किस तरह से क्रिश के लिए तड़प रहे हैं। अभी तो ये शुरुआत है बेटा, आगे आगे देखो होता है क्या। अनिरुद्ध ये सब बोल ही रहा होगा, तभी उसकी नजर क्रिश पर जाएगी। क्रिश को देखकर अनिरुद्ध की आंखों के सामने फिर एक बार एक छवि आएगी। ये देखकर अनिरुद्ध एक भयानक आवाज में चिल्लाता है, पापा, पापा क्या हुआ आपको? आप इस तरह से क्यों चिल्ला रहे हैं? उसने मुझसे वो ले लिया। किसने क्या ले लिया पापा? आखिर आप किसकी बातें कर रहे हैं? कहीं पापा को कुछ याद तो नहीं आ रहा? पापा, आपको कुछ याद आ रहा है क्या? कुछ नहीं, मुझे क्या होगा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ये इनको क्या हो रहा है? आखिर पापा ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं? काली अपने हाथ में अपनी दादी की दी हुई उस अमृत जल की शीशी को देखती है और चुटकी बजाकर उसे गायब कर देती है। तभी उसकी नजर गांव वालों के बीच क्रिश पर जाती है, जो कि जमीन पर बेसुध हालत में पड़ा हुआ था। उसे देखकर मानो काली दंग से रह जाती है। क्रिश, क्रिश क्या हुआ आपको? ये किस हालत में है आप? उठिए क्रिश, क्रिश उठिए ना, ये क्या हुआ है आपको? कोई मुझे बताएगा? अरे करिया, इतना सब कुछ हो गवा और तो को कोनो खबर ही नहीं है। लेकिन भाग्या काकी हुआ क्या है और क्रिश की ये हालत हुई कैसे? काली, गांव में काला साया पता नहीं कहां से आया और पूरे गांव में तबाही मचाने लगा। और फिर काला साया? काली बिटिया, उसी काले साए ने सचिव जी पर वार कर दिया और वो अब नहीं रहे। ये आप क्या कह रहे हैं सरपंच जी? ऐसा नहीं हो सकता। पर माँ, ये सब हुआ कैसे? क्रिश को बाहरी चोट नहीं लगी और ये काला साया है क्या? कहीं ये काला साया वही तो नहीं जो मैंने देखा था? कहीं ये काला साया वही तो नहीं जिसने सोहन को मारा था? हो ना ही सकता, बल्कि हो गया है करिया। देख ना ही रही, सचिव जी की लाश पड़ी है तेरे सामने। अरे कौन दुनिया में रहती है तू? यहाँ ये सब हो गया, कहाँ थी तू? अरे इसका तो छोड़ो, आज तो हम गांव वालों को बचाने वो नकाब वाली भी नहीं आई। पता नहीं कैसी कैसी मुसीबत आ गई हैं। ये सब सुनकर काली की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो फूट फूट कर रोने लगती है और अपने मन ही मन अफसोस करते हुए कहती है, ये सब क्या हो गया? मेरे यहाँ ना रहने से इतना सब कुछ हो जाएगा, मुझे अंदाजा भी नहीं था। ये सब मेरी गलती है। अगर मैं यहाँ होती तो क्रिश की ये हालत ना होती। अब ऐसे का ताक रही है करिया सचिव जी को? अरे यही आदमी था जो हर दुख सुख में गांव वालन के साथ खड़ा रहता था, और आज देखो कैसे जमीन पर बेसुध पड़ा है। अरे हमसे तो देखा भी ना जा रहा है। क्रिश को इस हालत में देखकर सभी दुखी थे और सबसे ज्यादा दुखी थी काली। तभी वहाँ हर्ष आता है और वो भी क्रिश को इस हालत में देखकर हैरान रह जाता है। तभी झुमरी कहती है, सही कहते हैं कि सुख में सब साथ देते हैं, लेकिन दुख में कोई नहीं। बताओ कितना बुलाया उस नकाब वाली को, लेकिन उसका कोनो अता पता नहीं है। अब अफसोस करने का क्या फायदा? सचिव जी तो अब ये सब क्या बातें किए जा रहे हैं? आप लोगों को दिख नहीं रहा कि क्रिश किस हालत में है? अरे हर्ष बिटवा, वो आंटी, आपकी बेकार की बातों से ज्यादा जरूरी है क्रिश को अस्पताल ले जाना।
और काली तुम रो क्यों रही हो? ये वक्त रोने का नहीं है, चलो अस्पताल। हर्ष किसी की बात ही नहीं सुनता और क्रिश को उठाकर अपनी कार में बैठा देता है। क्रिश ऑपरेशन थिएटर में था पर काली बाहर बैठकर रो रही थी। काली को इस तरह से रोता देखकर दुर्गा उसके पास आती है और उसके सर पर अपने ममता भरे हाथ को फेरते हुए उससे कहती है, काली मेरी बच्ची चुप हो जा, होनी को कौन टाल सकता है। नहीं माँ, मुझे अब तक यकीन नहीं हो रहा कि ये सब हो गया। क्रिश जी ने उस साय का क्या बिगाड़ा था? काली देखो, हिम्मत मत हारो, कुछ नहीं होगा क्रिश को, वो ठीक हो जाएगा। खाक ठीक हो जाएगा, मरने वाला भी कभी वापस आया है क्या? धीरे बोलो झुमरी, तुम देख नहीं रही हो हर्ष और काली बिटिया को सचिव जी की मौत का कितना गहरा सदमा लगा है। तभी तो वो सचिव जी की लाश को अस्पताल लेकर गए हैं, समझती नहीं हो तुम? वैसे अस्पताल से याद आया, हमारा एक सपूत भी तो घायल है, जरा उसकी खोज खबर भी ले लें। तभी काली के मन में एक अजीब सी बेचैनी होती है। वो वहाँ से उठकर अस्पताल में रखी हुई भगवान गणेश की मूर्ति के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। किशनगढ़ में ऐसा मातम देखकर जहाँ अबोनिता खुश हो रही थी, तो वहीं कृष को मरा हुआ देख उसे जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था। कृष की डेड बॉडी देखकर और कृष के साथ बिताए हुए पल याद करके अबोनिता खुद से कहती है, आखिर मुझे कृष के लिए इतना बुरा क्यों लग रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं कृष को पसंद नहीं। अब बोनीता, तू ये क्या कह रही है? मैं कृष को पसंद नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि कृष चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, पर है तो वो किशनगढ़ वासी ही ना। और किशनगढ़ से मेरी और मेरे पापा की पुरानी दुश्मनी है। मैं उस दुश्मनी को कभी नहीं भुला सकती। मेरे पापा को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि एक किशनगढ़ गांव ही है, और मैं इस किशनगढ़ के लोगों को इतनी आसानी से माफ नहीं करने वाली। ऐसा नहीं हो सकता। आखिर क्यों आप हर उस इंसान को मुझसे छीन लेते हो जो मेरे करीब होता है? पहले मेरी बहन, उसके बाद बाबा, फिर हथौड़ी और अब कृष। काली ये सब बोल ही रही होती है कि तभी उसको अपनी दादी द्वारा दिए गए उस अमृत जल का ख्याल आता है। मुझे माफ कर दे मेरी बहन, मैं तुझे एक नया जीवन नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि भले ही तू मेरे साथ थी, पर मैं दोबारा वो दुख नहीं झेल सकती जो मैंने पहले झेला। तुझे खोने का दुख मैंने बहुत मुश्किल से बर्दाश्त किया था, लेकिन वही दुख मैं अब फिर से कृष को खोकर पाना नहीं चाहती। गौरी मेरी बहन, मैं तुझे जिंदा नहीं कर सकती, क्योंकि मैं नहीं चाहती कृष के परिवार वालों को भी उन्हीं दुखों का सामना करना पड़े जो मैंने तुझे खोने पर किया था। मैं अपनी खुशी के लिए किसी के घर में मातम छाने नहीं दे सकती, इसलिए मैं इस पवित्र जल का इस्तेमाल तुझे जीवन देने के लिए नहीं, बल्कि कृष को जीवन देने के लिए करने जा रही हूँ। आज मैं उसको एक नया जीवन दूंगी। ये कृष को क्या हुआ है और आप लोग इस तरह से घेरा क्यों बनाए हुए हैं? नकाब वाली को देखकर झुमरी गुस्से में बोलती है, अब काहे आई हो यहाँ? जब हमरे गांव को तुम्हारी जरूरत थी तब तो तुमने अपना नकाब वाला मुंह नहीं दिखाया, फिर अब काहे आई हो यहाँ? ये आप क्या बोल रही हैं काकी? और ना ही तो क्या, अरे हमरे सचिव जी ने तुमको बहुत आवाज लगाया, लेकिन मजाल है कि तुम आई हो। अरे हमारे सचिव जी तो तुम्हें दिल से चाहते थे, पर तुम तो हमरे सचिव जी को बचाने तक नहीं आई। काकी, अगर मैं नहीं आ पाई तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही हूँ। मैं यहाँ नहीं आ पाई क्योंकि मैं कहीं और गई थी, किसी और की मदद कर रही थी। पर अब आप सब लोग चिंता मत कीजिए, मैं हूँ यहाँ। नकाब वाली अब कृष के पास जाती है और उसके सर पर अपने हाथों को फेरती है। कृष, आज मैं तुम्हें एक नया जीवन देने जा रही हूँ, इसीलिए मैं आशा करती हूँ कि तुम भी अपने दूसरे जीवन को मेरी तरह ही एक नेक इंसान बनकर जियोगे। नकाब वाली, तुम आ गई? मैं जानता था तुम जरूर आओगी। हाँ, मैं आ गई, और आती भी कैसे नहीं, आखिर तुमने मुझे बुलाया था। अच्छा कृष, अब मुझे जाना होगा, तुम अपना ख्याल रखना। फिर से आ गई रक्षक बनकर। एक बार फिर से नकाब वाली इन गांव वालों के साथ साथ कृष के नजरों में भी महान बन गई।
आखिर कब तक ये मेरे मंसूबों पर पानी फेरती रहेगी? आखिर ये नकाब वाली है कौन? इसने खोपड़ी का भी अंत किया था। ये कोई मामूली लड़की नहीं लगती है। पापा, ये मामूली लड़की नहीं है, बल्कि ये एक दैविक शक्ति है। ये उन गांव वालों को हर बार बचाती है, इसीलिए हम उसको इतनी आसानी से नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इसको तकलीफ तब होती है जब इन गांव वालों पर कोई मुसीबत आती है। ये हर बार उनकी रक्षा करने पहुंच जाती है। ये तेरी गलतफहमी है बोनीता। अगर वो दैविक शक्ति है तो मैं भी शैतान हूँ, शैतान। और अगर इसको तकलीफ तब होती है जब इसके गांव वालों को कोई नुकसान पहुंचता है, तब तो इस गांव में तबाही मचेगी। इधर किशनगढ़ गांव में भाग्या अपने बेटे नितिन के लिए नारियल पानी लेकर आती है और उसे देती हुए कहती है, ले नितिन, काकानट वाटर। अरे का आई उई करत है, तुझे भी चाहिए का? मां नील ये तैना ताला है ती तोंते ताता ते नलते बोतल लेतल आई हो। अरे बुड़बक, वो काका का नल नहीं बल्कि काकानट है। अंग्रेजी में नारियल को कहत है। माँ उते तो न कहते हैं। माँ, ये नारियल को तो कोकोनट कहते हैं ना शायद। अच्छा, हमको तो ज्ञान ही नहीं था। अच्छा हुआ जो तूने बता दिया, महा बुड़बक। माँ आप इसको तोलो और मुझे दे तो दायल मैं हूँ तो मुझे लदी है, पर ताले ते ताले दाव वालों को बत तिली पली है। वो कहा है ना बेटा, उस सचिव जी तो मौत के मुंह में ही चले गए थे। वो अलग बात है कि उनको नकाब वाली बाहर ले आई, लेकिन अब इंसान लाश पर ध्यान ज्यादा ना देता है। पर माँ नताब वाली ने तो मेरी तो ही मदद नहीं थी। अले नताब वाली तो तोलो, ताली ने मेरा हाल तक पूछा तक नहीं। वो करिया की तो पूछो ही मत, वो तो अपनी दुनिया में ही रहत है। तू पी नारियल पानी। यहाँ भाग्या अपने बेटों संग बातें कर रही थी तो वही गांव का सरपंच अपने घर में बैठा कुछ सोच रहा था। तभी उसकी पत्नी झुमरी चाय लेकर आती है और गुलशन को ऐसे चुपचाप बैठा देखकर वो उसे चाय देते हुए कहती है, क्या बात है, कौन सी गहरी सोच में डूबे हैं आप? आज ही के बारे में सोच रहे हैं झुमरी कि गांव के हम सरपंच हैं, लेकिन ऐसे समय पर हमारा दिमाग भी भिन भिना जाता है। कभी कभी तो हम समझ नहीं पाते कि कौन ससुर का नाती आपको सरपंच बनाया है। पति की बेइज्जती करते हुए लाज नहीं आती तुमको? देखिए, बेफालतू में तो वैसे भी हमको लज्जा की कोई जरूरत नहीं है। बाकी गांव में जो कुछ चल रहा है हमरे तो दिमाग से परे है। अब देखो, ये काला साया नाम की अजीब मुसीबत आन पड़ी है। अरे इसी बारे में तो हम भी सोच रहे हैं। उसी की वजह से तो पूरे गांव पर और सचिव जी पर इतना बड़ा संकट आ गया। वो तो शुगर है ना गांव वाली का, जो सचिव जी को नया जीवन देके चली गई। ठीक है, अभी चाय पी लीजिए। काहे की ठंडी हो गई तो हम दोबारा इसको चूल्हे पे नहीं चढ़ाने वाले। हाँ, पी लेते हैं। किशनगढ़ में सभी अपने घर में कुछ न कुछ कर रहे थे तो वहीं काली भी अपने घर में बैठकर गौरी की फोटो लिए रो रही थी। तभी वहाँ दुर्गा आती है और काली को इस तरह से रोता देखकर उससे कहती है, काली तू रो रही है? नहीं माँ, मैं रो नहीं रही। वो बस मैंने गौरी की फोटो उतारी है ना, तो आंखों में पता नहीं क्या गिर गया। काली, मैंने तुझे जन्म दिया है, माँ हूँ मैं तेरी। मुझे सब दिखता है कि तू कब रो रही है, कब हंस रही है और किस समय क्या कर रही है। क्या मतलब? काली, अब तू मुझसे चीजें छुपाने लगी है। तू पहले की जैसी नहीं रही। तू मेरी पुरानी वाली काली नहीं रही। माँ, ये आप क्या बोल रही हैं? मैं आपकी ही काली हूँ। बस अभी मैं कुछ चीजों में फंसी हुई हूँ, जिससे बाहर निकलना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। तभी तो बोल रही हूँ कि तू बदल गई है। पहले तू हर बात मुझे बताया करती थी, पर अब तू मुझे कुछ भी नहीं बताती है। आखिर तू कहाँ रहती है, कहाँ जाती है, क्या करती है? मुझे तेरे बारे में कोई खबर नहीं होती है। और तूने कृष को ऐसा भी क्या दिया जिसे पीने के बाद उसके शरीर में जान आ गई, क्योंकि वो तो मर चुका था। दुर्गा के इतने सारे सवालों के घेरे में काली खड़ी थी और अब उसके सामने अपनी माँ को सच बताने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। माँ, जिससे मैंने कृष को नया जीवन दिया है वो अमृत जल था।
उससे मैं किसी भी एक मृत व्यक्ति को नया जीवन दे सकती थी। और मैं आपको बता दूं कि वो अमृत मैं गौरी के लिए लेकर आई थी, दादी से। अमृत जल? पर जो अमृत जल, एक मिनट, तू दादी से कब मिली? तेरी दादी तो... हाँ माँ, मैं जानती हूँ कि दादी अब इस दुनिया में नहीं रही, पर आपको याद है मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या दादी को भी मेरी तरह झलकियाँ आती हैं? उसके बाद मैंने कहा था कि ये मुझे खुद दादी ने बताया है। मैं आपको बता दूं कि माँ, दादी मेरे सपनों में नहीं बल्कि मैं भूतकाल में जाया करती थी। क्या? भूतकाल में? पर कैसे? ये शीशा जादुई शीशा है। अगर ऐसा है तो क्या मैं अपनी गौरी, आलोक और माँ को देख सकती हूँ? माँ, इस शीशे का इस्तेमाल सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ। और माँ, मुझे माफ कर दो, मैं गौरी को नई जिंदगी नहीं दे पाई। माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे ये सारी बातें छुपाई और मैं गौरी को भी। नहीं काली, कोई बात नहीं मेरी बच्ची, तू मेरे पास है, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। क्या ही गया अगर तू गौरी को जिंदा नहीं कर पाई, तो तूने कृष को एक नया जीवन दिया है, और जिंदगी छीनने वाले से बड़ा होता है जीवन देने वाला। तू इंसान के रूप में जन्मी देवी है, काली देवी। मुझे आज खुद की कोख पर गर्व हो रहा है कि मैंने तुझे जन्म दिया। दुर्गा काली को प्यार भरी ममता से गले लगा लेती है। किशनगढ़ में बीते दिन की घटना के बाद एक नया सवेरा होता है। गांव के अस्पताल में कृष का चेकअप करके डॉक्टर उसे आराम करने की सलाह देकर उसके कमरे से चले जाते हैं। कुछ देर बाद जब वो अपनी आंखें बंद किए लेटा होता है, तभी गांव वाले उसे मिलने के लिए आते हैं। तो नितिन उसकी आंखें बंद देखकर कहता है, अरे ये क्या, दलित पिलते तो मौत ते मुंह में नहीं तला दिया। आप सब यहाँ? मतलब यही ना थी, ये जिंदा हो गया क्या? अरे तुम दोनों को दिख नहीं रहा क्या? क्रिश जिंदा हो गया है। अरे चुप भी कर जाओ तुम तीनों, नल्ला। अरे सचिव जी, माना सरकार बीमार होने पर लीव देते है, लेकिन आप तो कुछ ज्यादा ही आराम फरमा रहे हैं। मैं तो ठीक हूँ, बस डॉक्टर ने कहा है कि... सचिव जी, भाग्या जान, भाग्या बहन तो मजाक कर रही है। हम गांव वाले तो बस आपका हालचाल लेने आए। गांव वालों में काली तो कहीं नजर नहीं आ रही। कृष गांव वालों के बीच में काली को ढूंढ रहा था, तो उधर काली घर पर सोकर ही उठी होती है, तो उसे भी कृष का ध्यान आता है। वो जल्दी से तैयार होकर अस्पताल जाने के लिए निकल जाती है। कुछ दूर चलने पर ही उसे रास्ते में हर्ष मिलता है, जो काली को देखकर मुस्कुराता हुआ कहता है, काली कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ हर्ष, कृष जी को देखने अस्पताल जा रही हूँ। मैं भी वहीं जा रहा था। जब दोनों की मंजिल एक है तो आगे का सफर साथ में तय कर लेते हैं। वैसे तो मैं माँ के साथ ही जाने वाली थी अस्पताल, लेकिन माँ ने मुझे उठाया ही नहीं, और पड़ोस वाली काकी ने बताया कि वो बाकी गांव वालों के साथ अस्पताल ही गई हैं। अच्छा हुआ ना कि तुम नहीं गई। अब देखो, मैं भी तुम्हारे साथ ही चल लेता हूँ। दोनों बातें करते हुए चल ही रहे थे कि तभी काली का पैर एक पत्थर से टकरा जाता है। वो गिरने ही वाली थी कि तभी हर्ष उसका हाथ पकड़ लेता है और दोनों की नजरें मिलती है। काली और हर्ष को सामने से आता देखकर कृष के चेहरे पर भी एक मुस्कान आ जाती है। तभी काली कदम बढ़ाते हुए कृष के पास जाकर बैठ जाती है और कहती है, कृष जी, अब आपकी तबीयत कैसी है? आप ठीक तो है ना? हाँ काली, मैं पहले से तो बेहतर ही महसूस कर रहा हूँ। हाँ, वो मुझे भी तू पहले से बेहतर ही दिख रहा है। आपको नहीं पता कि उस हालत में मैं आपको देखकर कितना डर गई थी। काली, तुमने इसका हाथ क्यों पकड़ा हुआ है? मुझे गुस्सा आ रहा है। कृष के बच्चे, तू सही लेटा है। काश मैं तेरी जगह लेटा होता। क्योंकि काली मन की बात सुन सकती थी, बस इसीलिए वो हर्ष के मन की बात सुन लेती है। हर्षी, आप क्या बोल रहे हैं? बोलने से पहले आपको 10 बार सोच लेना चाहिए। भगवान ना करे कि आपको कभी कुछ हो। पर काली, मैंने तो कुछ नहीं कहा। हाँ काली, हर्ष ने तो कुछ कहा ही नहीं, फिर तुम उस पर भड़क क्यों रही हो? कुछ नहीं, सॉरी। किशनगढ़ में शाम के समय सभी अपने कामों में व्यस्त थे। कोई बाजार में सब्जी ले जा रहा था, तो कोई कहीं खड़ा होकर किसी से बातें कर रहा था। पर तभी मौसम में बदलाव होता है, हर जगह अंधेरा हो जाता है। उस अंधेरे को देखकर भाग्या अमोली की माँ से कहती है,
ओ मेरे गॉड, ई का हुई गवाह। यहाँ अभी इतना गजब का मौसम हो रहा था और अब देखो कैसन करिया के जैसे करिया करिया मौसम हुई गवाह। अरे भाग्या बहन, पहली बात तो ये है कि तुम अपना इंग्लिश अपने पास ही रखो, काहे कि हमको तुम्हारी भाषा ही समझ नहीं आती है। और दूसरा बात ये कि तुम काहे बार बार काली को बीच में लेकर आती हो। खैर, मौसम में कोनो खोट आए उससे पहले हमको हमरे घर पहुंचना चाहिए, काहे कि हमरी अमोली घर में अकेली है और उनको अंधेरे से डर लगता है। हाँ बहन, तुम बिल्कुल सही कहत हो। हमरे भी तो वो तीनों सुपुत्र घर में अकेले हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो सब डर के मारे दरवाजा ही ना खोले और हम ये मौसम में बाहर ही रह जाएं। काहे कि हमारी औलाद तो अपनी माँ की कोनो फिक्र ही ना ही करत है, उनको तो खाली वो करिया ही दिखती है। अच्छा बहन, हम चलते हैं। भाग्या और अमोली की माँ अपने अपने घर की तरफ जाने लगती है तो वहीं काली जो अपने घर में लेटी थी उसको एक झलकी आती है। काली तुरंत अपनी आंखें खोल लेती है। काली पसीने से पूरी तरह भीगी हुई थी। ये क्या देख रही हूँ मैं? वो काला साया, आखिर क्या है वो? और उस साए के पीछे का राज क्या है? किसने भेजा है उसको? शैतान औरोते अपेरे तेरोस्तो वैनी शैतानो तेरोते वैनी शैतानो। अबोनिता के मंत्र पढ़ते ही वो काला साया उस हवन कुंड से बाहर आता है और उस काले साए को देखकर अबोनिता हंसती हुए बोलती है, जाओ और एक बार फिर उस किशनगढ़ में तबाही मचा कर आओ। मैं उस किशनगढ़ को कभी खुश नहीं देख सकती। जाओ, जाकर तबाह कर दो उनको। किशनगढ़ में तूफान की गति काफी बढ़ जाती है। अब सभी अपने अपने घर की तरफ भागने लगते हैं। तभी वो काला साया एक बार फिर गांव में आता है। देख लो, एक बार फिर मैं आ गई। पिछली बार की तरह इस बार भी मैं तबाही मचाऊंगी। तो इस गांव का कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जब तक इस गांव में मैं हूँ तब तक मैं इस गांव को कुछ नहीं होने दूंगी। अच्छा, तो तू है वो जिस पर गांव वालों को इतना घमंड है? हाँ, वो मैं ही हूँ जिस पर मेरे गांव वालों को घमंड है। और तुझे यहाँ पर किसने भेजा है? क्यों भेजा है? मुझे बता। मैं तुझे आगाह कर रही हूँ कि तू मुझे अपने काले मंसूबों के बारे में बता दे, नहीं तो तेरा भी वही हश्र करूँगी कि तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। हाँ, मुझे कभी कोई भी हुक्म नहीं दे सकता है। मैं खुद की मर्जी की मालकिन हूँ। और हाँ, याद रख, मैं इस गांव को पूरी तरह से तबाह कर दूंगी और तू मुझे कभी नहीं रोक सकती। इतना बोलकर वो साया उस पर हमला करने के लिए जैसे ही अपने हाथों को आगे करे, वैसे ही काली चुटकी बजाकर वहाँ से गायब हो जाती है। ये देखकर उस साये को बहुत गुस्सा आ जाता है। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तेरा खात्मा करने के लिए मुझे स्वयं शैतान देवता ने भेजा है। शैतान देवता? आखिर कौन है ये शैतान देवता? जहाँ एक तरफ वो नकाब वाली और काला साया आपस में बहस कर रहे थे, तो वहीं गांव वाले अपने अपने घरों की खिड़कियों से उन दोनों को लड़ते देख रहे थे। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आज तेरा खात्मा निश्चित है। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तू सिर्फ एक काला साया है। तूने इस पर वार करने की कोशिश कैसे की? तू काला साया है ना? आज मैं इस साये को हमेशा हमेशा के लिए हटा दूंगी। दुर्गा अब अपने हाथों में मशाल लिए उस साये की तरफ बढ़ती है, लेकिन उस साये को कुछ नहीं होता है। तू भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है बुढ़िया। जैसे ये नकाब वाली गई है, ठीक उसी तरह तू भी मौत के घाट उतरेगी। तुम सब मुझे जलाकर मेरा खात्मा तो कर रहे हो, पर याद रहे, मेरा अंत अभी नहीं होगा। मैं वापस आऊंगी और जब आऊंगी तो तुम सबको खत्म करके ही जाऊंगी। इस तरह से उस साये का अंत होता है, जिसके बाद गुलशन उस नकाब वाली को दुर्गा के घर जाने को कहता है। दुर्गा बहन, नकाब वाली का तनिक नकाब तो हटाओ, इनका पानी पिलाओ, थोड़ी हवा आएगी तो इनका सांस भी आएगी।
अगर मैंने काली का नकाब हटाया तो सबको पता चल जाएगा कि काली ही नकाब वाली है। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप सरपंच जी, हम नकाब वाली का नकाब कैसे हटा सकते हैं? वो सब आपस में बातें कर ही रहे होंगे कि तभी नकाब वाली को होश आ जाएगा, जिसके बाद वो अपने आप उठ खड़ी होगी। मैं ठीक हूँ, मेरा नकाब हटाने की जरूरत नहीं है। अच्छा मैं चलती हूँ। काली अब चुटकी बजाकर वहाँ से गायब हो जाती है और कुछ देर बाद अब सभी अपने अपने घर की ओर चले जाते हैं। किशनगढ़ एक नई सुबह के साथ जागता है। इतना कहकर वीडियो बाबू किशनगढ़ के सरपंच गुलशन जी को कॉल करते हैं। प्रणाम गुलशन जी। अरे वीडियो बाबू, आज इतने दिनों बाद हमको याद किया, सब कुशल मंगल तो है ना? गुलशन जी, हमको आपका एगो मदद चाहिए। तो कहिए ना, क्या मदद चाहिए? वो का है ना, हमारी बहन अनुपमा इलेक्शन में खड़ी है, लेकिन वो तितरबा बहुत ही आतंक मचा रहा है। अरे हम कानून के दायरे से बाहर नहीं जा सकते हैं, इसलिए आपका मदद चाहिए। यदि आप आ जाते तो वो तितरबा कुछ भी करने से पहले 200 बार सोचेगा। हम तुम्हारी मदद के लिए तो आ जाते, किंतु का है ना, हम और सच्चे जी गांव से बाहर आए हैं। हमें कछु काम है जिसमें 4 से 5 दिन लग सकते हैं, लेकिन आप घबराइए मत, हम आपकी मदद के लिए गांव की होनहार बेटी और समझदार लड़की काली बिटिया को भेज देते हैं। ठीक है। काली पंचायत ऑफिस में बैठी हुई थी और आज पंचायत ऑफिस में बहुत शांति थी, क्योंकि सरपंच जी और सचिव जी किसी काम से कुछ दिनों के लिए गांव से बाहर गए हुए थे। गुलशन अब कान्हा को कॉल लगाकर काली को वीडियो बाबू की मदद के लिए घाट तोला जाने की बात करता है। काली जब घर आती है तो उसकी माँ दुर्गा उसे बताती है कि घाट तोला में ही उसकी सहेली की बेटी की शादी है। तो ऐसे में काली भी अपना सामान पैक करती है और किशनगढ़ से घाट तोला निकल जाती है अपने एक नए सफर पर।